नेक्स्ट अब हम करेंगे यूनिट्स। लेट आर प्लस मल्टीप्लिकेशन बी अ रिंग विद यूनिटी। एक रिंग है आर, ऑपरेशंस हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन और रिंग में यूनिटी भी है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, आर का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ए लिया, इज सेट टू बी यूनिट। इसको हम यूनिट या इनवर्स या इन्वर्टिबल कहेंगे अगर एक नॉन जीरो, इफ फॉर नॉन जीरो एलिमेंट a belongs to R, there exists b belongs to R such that a into b equal to 1 equal to b into a, or an element is a unit if a has multiplicative inverse, a inverse belongs to R such that a into a inverse equal to 1 equal to a inverse into a। रिंग में अगर हमने कोई ए एलिमेंट ली है और अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए के लिए एक बी एग्जिस्ट कर जाए कि ए इंटू बी वन आ जाए और बी इंटू ए बी वन आ जाए, या अगर हम कहें एन एलिमेंट इज अ यूनिट इफ ए हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। हमें पता है जो रिंग होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होती है, ठीक है, वो क्लोजर और एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। बट अगर अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को हम यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ए के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। जैसे अगर हम इंटीजर सेट लेते हैं, इंटीजर प्लस और मल्टीप्लिकेशन में हमें पता जो इंटीजर्स है, इंटीजर में 1 और -1 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 के लिए 1 है कि 1 इंटू 1 1 है, -1 के लिए -1 इंटू -1 -1 है। अगर आप 3 लेते हो तो 3 इंटू 1/3 1 है, बट 1/3 जो है 1/3 इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर्स के लिए यूनिट्स कौन हो गए, सिर्फ और सिर्फ 1 और -1। आर के जिस भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे उन सब एलिमेंट्स को आप एक बॉक्स में डालते जाओ जिसका नाम हम रख देंगे यूनिट्स, और उन सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसका सेट जो है उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ Z15 Z6 Z20। तो Z15 हमें पता है इंटीजर मॉडुलो 15, इंटीजर मॉडुलो 15 होता है 0 से लेके 14 तक, और ये होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। वी नो दैट एन एलिमेंट m इन Zn विद ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n is a zero divisor if and only if m is not relatively prime to n। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिससे हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि ज़ीरो डिवाइज़र है कि नहीं है। अगर जीसीडी एन का एम के साथ 1 नहीं आएगा वो हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो डिवाइज़र। और अगर जीसीडी 1 हो तो वो होता है यूनिट। जिनका जीसीडी 1 हो वो यूनिट होते हैं, जिनका जीसीडी 1 ना हो वो ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं। अब 15 के साथ इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका जीसीडी 1 नहीं है। 0 और 15 का जीसीडी 1 है तो 0 मेरा ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। 1 और 15 का जीसीडी 1 है, 1 और 15 का तो वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। जैसे 3 है, 3 और 15 का जीसीडी 1 नहीं है तो 3 मेरा, इनमें 3 और 15 में 3 कॉमन है इसलिए इनका जीसीडी 1 नहीं होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 नहीं आएगा, 3 आ रहा है कॉमन डिवाइज़र। तो इसके साथ जो जो जिनका जीसीडी 1 नहीं है वो हम फाइंड कर लेंगे। 3 5 6 9 10 12 ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, सारे के सारे इसके ज़ीरो डिवाइज़र्स। देखो कैसे, ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स 0 आनी चाहिए। चेक कर लो आप, 3 × 15, 3 × 5 15, 15 को 15 के साथ डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा वो हमने मॉडुलो 15 में मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 15 में लिखना होता है।
तो 15 को 15 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0। अब कोई भी एलिमेंट का प्रोडक्ट चेक कर लो, 9 और 10 है, 9 इंटू 10 90, 90 को 15 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ रहा है 0। अब 5 इंटू 6 30 होता है, 30 को 15 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ रहा है 0। 10 इंटू 12 120, 120 को 15 से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है। अब Z6 मॉडुलो 6, तो मॉडुलो 6 में 0 से लेके 5 तक आएंगे और ऑपरेशंस होते हैं एडिशन मॉडुलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। द ओनली एलिमेंट्स विच आर नॉट रिलेटिवली प्राइम टू 6, इनमें से कौन कौन से हैं? 2 3 4, जीरो डिवाइजर ऑफ Z6 2 3 4 आ गए। आप चाहे इसका ये टेबल भी बना के देख लो, ये मल्टीप्लिकेशन 6 जैसे बनाया, 0 1 2 3 4 5 इधर लिखते थे 0 1 2 3 4 5, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 6 से छोटे हैं तो रिमाइंडर तो वही के वही आ जाएंगे 5 तक, तो ये आएंगे। 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2, 6 से छोटे तक तो रिमाइंडर वही आएंगे। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 6 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मतलब हमने मल्टीप्लाई किया दो नॉन जीरो नंबर्स को, 2 और 3 को, और आंसर कितना आया है? 0। तो ये मेरा क्या हो गया? 0 डिवाइजर। 2 और 3 क्या हो गए? 0 डिवाइजर। सिमिलरली 3 इंटू 4 12 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0। 3 इंटू 2 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। फिर 4 इंटू 3 12, 12 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0। सिमिलरली Z20 के 0 डिवाइजर, 0 से लेके 19 तक। अब आप दो नंबर ढूंढ लो जिनका GCD 1 नहीं है, 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18, इनका 20 के साथ GCD 1 नहीं आता, तो ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए? 0 डिवाइजर्स। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे 0 डिवाइजर। अब एक क्वेश्चन और है, कंसीडर द रिंग Z10, Z10 हमें पता है 0 1 2 3 सो until 9 तक। ठीक है, ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 10 गिवन है और हमें फाइंड करने हैं इसके यूनिट्स। तो यूनिट्स का भी मैंने बताया था जिसका GCD 1 हो। The units of Z10 are those integers which are relatively prime to 10। 0 से लेके 9 तक का नंबर्स का 10 के साथ GCD देखो 1 किस किस का आ रहा है आपके पास? क्लियरली 1 3 7 9 का, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे? यूनिट्स। सेकेंड पार्ट है फाइंड -3 -8 एंड 3 इनवर्स। अब हमें पता है बाय -a इन अ रिंग, क्या मतलब है इसका? कि a प्लस -a इज 0 और -a प्लस a इज 0। अब हमें पता है मॉडुलो 10, 3 और 7 को प्लस करो और 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है। 3 प्लस 7 इज 10, 10 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 0। 7 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 10, 10 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 0। तो -3, तो 3 -3 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और -8 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? क्योंकि 8 प्लस 2 10 होता है, 10 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। 2 प्लस 8 10, 10 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। उसने -3 पूछा था तो -3 का 7 आ गया, -8 पूछा है तो -8 का हमारे पास क्या आ गया? 2। नेक्स्ट उसने पूछा है 3 इनवर्स। तो बाय A inverse in a ring we mean that element such that A into A inverse is 1 equal to A inverse into A। 3 इनवर्स। अब आपको पता 3 इंटू 7 21 होता है। ठीक है, तो 21 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 7 इंटू 3 21, 21 को डिवाइड करोगे 10 से, क्योंकि Z 10 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 1। तो 3 का इन्वर्स कितना आ गया हमारे पास? 7। नेक्स्ट C पार्ट उसने हमसे कहा था कि लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। फाइंड द रूट्स ऑफ f ऑफ x ओवर Z10 बाय फाइंडिंग रूट्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो। The roots of f of x will be those elements from 0 to 9, क्योंकि z 10 है तो 0 to 9 which will yield 0, जो हमें 0 वैल्यू देंगे। पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो f of 0 क्या आएगा? 4।
आप इसमें ज़ीरो पुट करो, 0 × 2 ज़ीरो, 0 × 4 ज़ीरो, 0 + 0 + 4, तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट x = 1 पुट करो, एफ ऑफ 1 चेक करो, ये देखो यहाँ पुट करो 1, 2 × 1 + 4 × 1 + 4, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 10। तो 10 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 0। फिर x = 2, एफ ऑफ 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 4, 20, 20 को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। सिमिलरली x = 3 पुट करोगे तो एफ ऑफ 3 आएगा 4। x = 4 के लिए एफ ऑफ 4 आ रहा है 2, एफ ऑफ 5 आएगा 4। सिमिलरली एफ ऑफ 6 आएगा 0, एफ ऑफ 7 आएगा 0, एफ ऑफ 8 आएगा 4 और एफ ऑफ 9 आएगा 2। अब आप देखोगे जीरो जहां जहां पे आया वो आपके रूट्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास एफ ऑफ 1 0 था तो 1, फिर एफ ऑफ 2 0 था तो 2, उसके बाद आपके पास एफ ऑफ 6 0 निकला था तो 6, उसके बाद एफ ऑफ 7 0 आया था तो 7। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट एक थ्योरम है, cancellation law holds in a ring R plus multiplication if and only if R has no zero, or a commutative ring R is an integral domain if and only if for A, B, C belongs to R where A is not equal to 0, if AB equal to AC implies B equal to C। अब इफ एंड ओनली इफ है तो हमें बोथ वे प्रूफ करना होता है, मतलब पहले एक को गिवन मानेंगे, दूसरा प्रूफ करेंगे, फिर दूसरे को गिवन मानेंगे और पहला प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ देखो, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, एंड कंसिडर, मतलब हमने अब ये प्रूफ करना है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, ठीक है। मतलब आर में आर हैज़ नो ज़ीरो, ठीक है, नो ज़ीरो डिवाइजर मीन्स कि अगर a इंटू बी ज़ीरो है तो या तो a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा, ठीक है। r इंटीग्रल डोमेन है तो हम ए बी इक्वल टू ए सी लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ इसमें होल्ड करता है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसमें से a कॉमन निकल आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो यहाँ ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा, पर ये नॉन ज़ीरो स्टेटमेंट में गिवन है तो इसको ज़ीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर b माइनस सी ज़ीरो है तो यहाँ से क्या निकल आया, b इक्वल टू सी। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे, हम मान लेंगे कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है और अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है। मीन्स कि अगर ए बी इक्वल टू ज़ीरो है तो या तो a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा। हम उसके लिए a और b दो एलिमेंट्स r में ले लेते हैं और हमें मान लेते हैं कि जो a है वो नॉन ज़ीरो है। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि अगर ए बी ज़ीरो है तो यहाँ a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा। अगर ए बी इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू a इंटू ज़ीरो। तो अब हमने r इंटीग्रल डोमेन ली थी, ठीक है, और हमें लेफ्ट कैंसलेशन लॉ प्रूफ करना है। मीन्स अगर a इंटू बी ज़ीरो है तो या a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा, ठीक है। और हमने ए बी इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर किया और a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो मतलब फिर b को ज़ीरो अगर हम प्रूफ कर दें तो ये मेरा इंटीग्रल डोमेन प्रूफ हो जाएगा। अब ए बी इक्वल टू ज़ीरो है, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को मैं लिख सकती हूँ a इंटू ज़ीरो क्योंकि a इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो होगा। अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ इसके अंदर होल्ड कर रहा है क्योंकि वो हम मान के चले हैं, तो लेफ्ट कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से b क्या आ गया, ज़ीरो। तो हमने यही प्रूफ करना था कि अगर ए बी ज़ीरो है और अगर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो b को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि r इज़ इंटीग्रल डोमेन। थैंक यू।